औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है सैमुअल टायलर कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पार्ट इसका मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो का। और मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बताता चलूँ कि इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर द बिगिनर्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट जस्ट बिगिनर्स, इवन प्रोफेसर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये नहीं ज़रूरी है कि आप इससे आपने डरना नहीं है। और ये कुछ चीज़ें मैं पहले बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहली चीज़ जो है उसमें वो ये कि अ, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहली दफ़ा में आपको समझ आ जाएगी। समटाइम्स आपको 2 दफ़ा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, ज़्यादा मरतबा भी उसको पढ़ना पड़ता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। कुछ दफ़ा ये होता है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आ रहे होते हैं, या आपने सुना बहुत है वर्ड मगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा होता है, तो आप उसका मीनिंग देख के साथ लिख लें। उससे भी आपको जो है वो समझने में आसानी मिल जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि राइटर्स जो होते हैं मैनी टाइम्स वो स्टार्टिंग जो 1-2 पेजेस होते हैं उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है वो चीज़ें लिखते हैं, तो आप लोग जो है वो हिम्मत हार जाते हैं और नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ इस चीज़ को कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने कोशिश करनी है अपनी पूरी कि आप किसी तरह से जो है उसको कंप्लीट कर पाएँ किसी चीज़ को। और चाहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने ये नहीं करना है कि आप जो है वो इंटरेस्ट लूज़ कर दें, आप कहें कि जी मैं तो समझ ही नहीं सकता हूँ, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है। आपने ट्राई करना है उसको समझने की। जितना भी समझ आता है कुछ ना कुछ तो आपको समझ आएगा ज़रूर। तो इसलिए आप जो है वो दिल से पढ़ें और मेहनत करके पढ़ें, तो आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी किस्म की जो है जब आप पढ़ रहे होंगे। सेकंड चीज़ ये कि ये जो इसमें काम की बात आपको बहुत कम मिलेगी। 2-4 चीज़ें काम की होंगी, बाकी ज़्यादातर जो है इसमें फ़ुज़ूलियात हैं, जिसे मैं फ़ुज़ूलियात का नाम दूँगा। कि उसने जो है क्रिटिसिज्म, ठीक है क्रिटिसिज्म है वर्ड्सवर्थ के कामों के ऊपर, वर्ड्सवर्थ के प्रोफेशनल लिरिकल बैलेड्स के ऊपर उसने बात की है, उसके ऊपर उसने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें जो काम की बात थी वो बहुत बहुत कम है। लोगों को उठा के थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है, जिसके और कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई राइटर्स आपने नहीं पढ़े हुए होते हैं जिस तरह से, तो उसकी वजह से जो जो पैसेजेस उस से रिलेटेड आ जाएँ, कोई ऐसी चीज़ें आ जाएँ जो आपके काम की नहीं है या आपने पढ़ा हुआ नहीं है। और जो पोइट्स थे रोमांटिक एज में 1798 से लेके 1832 तक रोमांटिक एज रह रही है, तो उसमें जो पोइट्स लिख रहे थे तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं भी, आपके जो सिलेबस में से फॉर एग्जांपल इंक्लूडेड नहीं है या आपने नहीं पढ़े हुए, तो उनके पैसेजेस जो इसने डिस्कस किए आप उनको वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने वो सारे पैसेजेस डिस्कस करें, बिकॉज इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू गो ऑन। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, या आई ट्राई टू डिस्कस दोज थिंग्स विद यू। तो ये टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है मैं इसकी करने जा रहा हूँ। तो कहता है कि इसमें कुछ जो है चैप्टर्स डाले हुए हैं, ये नहीं है कि सारे चैप्टर्स इसमें नहीं डाले हैं। चैप्टर 4 डाला हुआ है, इसी तरह से बायोग्राफी लिटरेरिया का, या चैप्टर 13 डाला हुआ है, तो जिनमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो डाली हुई हैं। और उसमें भी क्योंकि ये पहले से काम चल रहा है, बात चल रही है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ये बुक आपके पास अवेलेबल है, इसमें से आप टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ साथ कर सकते हैं। तो कहता है, आई वॉन्डर्ड far from the object in view, but as I fancied to myself readers who would respect the feelings that tempted me from the main road, so I dare calculate on not a few who will warmly sympathize with them. तो कहता है कि मैं अपने जो जो मेरा ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर मैं क्रिटिसाइज कर रहा था, मैं उससे बहुत दूर निकल आया हूँ। ये पहले पिछले चैप्टर्स जो थे 1 2 3 उनके अंदर ये बात कर चुका होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो उससे बहुत दूर, वो कहता है मैं निकल आया हूँ। But I fancy to myself readers who would respect the feelings that tempted me from the main road. वो कहता है कि जो लोग मेरे कामों को पढ़ रहे हैं, जो मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो ये देखेंगे कि जो मेन रोड थी जिस पे मैं जा रहा था, मैं उससे साइड पे हट गया हूँ। तो कौन सी फीलिंग्स थी जिन्होंने मुझे साइड पे हटने पर मजबूर किया, तो वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो सो आई dare calculate on not a few who will warmly sympathize with him. वो कहता है कि सिर्फ कुछ लोग नहीं होंगे, not a few, कुछ लोग नहीं होंगे जो sympathize करेंगे, ज़्यादा लोग जो हैं मेरी बातों से agree करेंगे, ये sympathize करेंगे कि मैंने ये जो मैं distractions आ गई हैं मेरे वर्क के अंदर, तो वो कहता है कि ये justified हूँ मैं ये काम करने में। इस पैराग्राफ को छोड़ दें, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। As little do I believe that Mr. Wordsworth's lyrical ballads were in themselves the cause
वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स जो थी वो कॉज नहीं था इसका कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये वो। तो पहले साउदी के ऊपर मिस्टर साउदी ये भी एक काइंड ऑफ पोइट था, तो उसको भी इसने डिस्कस किया हुआ है। तो ये असल में वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स आप देखते हैं कि उसमें ज़्यादातर उसे एड्रेस कर रहा है और बता रहा है कि मैं उसके लिरिकल बैलेड से किस तरह से मैं उसे एग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ, एग्री नहीं करता हूँ तो क्यों नहीं करता हूँ, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है उसने डिस्कस की हुई हैं, बट इनका एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन लाइंस की नहीं है, तो आप इस पर परेशान नहीं होंगे। I speak exclusively of the 2 volumes so entitled. A careful and repeated examination of these confirmed me in the belief that the omission of less than 100 lines would have precluded 9/10 of the criticism on this work. वो कहता है, ये वर्ड्सवर्थ भी बात कर चुका था और ये भी बात कर रहे हैं कि अगर इसमें से तकरीबन 100 लाइंस जो थी, लेस देन 100 लाइंस अगर निकाल दी जाती वर्ड्सवर्थ के काम से, तो वो कहता है कि इतना क्रिटिसिज्म जो उसके ऊपर हुआ है, 9/10 ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है, वो होता ही ना, लोग करते ही ना उसको क्रिटिसाइज। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि नेगेटिव वे में लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसके वर्क्स को, जो कि पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट था कि क्रिटिसाइज का मतलब ये होता था कि उसमें से फॉल्ट्स ढूंढना। तो एक ये तासुर है लोगों का अभी भी कि जब आप क्रिटिसाइज कहते हैं कि क्रिटिसाइज करने की आदत है एक बंदे की, तो आप ये कहते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढता है, जबकि क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है। ये मैं अपने क्रिटिसिज्म के लेक्चर्स में बार बार बता चुका हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सऊदी के वर्क्स को छोड़ दें, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाएं आप, पहला पैराग्राफ छोड़ दिया इसका, यानी कि पढ़ लिया, दूसरा पैराग्राफ भी हो गया कंप्लीट। थर्ड पैराग्राफ पे आ जाइएगा, और थर्ड पैराग्राफ की जो है इसमें लाइन आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ लाइन जो है थर्ड पैराग्राफ की। Thus the poem admitted by all as excellent, joined with those which had pleased the far greater number, though they had forced 2/3 of the whole work, instead of being deemed as in all right they should have been, even if we take for granted the reader judged right. तो कहता है कि वो कहता है जो पोएम्स वर्ड्सवर्थ की एक्सेलेंट कंसिडर की गई थी बाय ऑल, जॉइंट विद दोज which had pleased the far greater number, एक कुछ पोएम्स थी ऐसी जो कि एक्सेलेंट कंसिडर की गई थी बाय द पीपल, जॉइंड विद दोज व्हिच हैड प्लीज्ड द फार ग्रेटर नंबर। कुछ पोएम्स ऐसी थी जो कि हर किसी ने प्रेज की थी वर्ड्सवर्थ की, और कुछ पोएम्स ऐसी थी जो फार ग्रेटर नंबर, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनको डिसलाइक किया। यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं पोएम्स की, कि कुछ पोएम्स जो है वो यूनिवर्सल थी, वो हर किसी को पसंद आई, जिस तरह डैफोडिल्स है या VR7 है। इनको मैंने रीड आउट भी किया हुआ है, अपनी जो दूसरा चैनल है आप उस पर सुन सकते हैं, उससे आपको मज़ीद जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर किसी को लिंक नहीं मिले तो मुझसे ले सकता है, कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको। Joined with those which had pleased the far greater number, though they formed 2/3 of the whole work. वो कहता है 2/3, 2/3 हिस्सा जो था, 2/3 हिस्सा उन पोएम्स का था जिनको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और कम लोगों ने नापसंद किया, और कुछ पोएम्स ऐसी थी जो कि तकरीबन तमाम लोगों ने पसंद की। Instead of being deemed as an all right they should have been, even if we take for granted that the reader judged aright, in atonement for the few exceptions gave wind and fuel to the animosity against both the poems and the poet. तो कहता है कुछ लोगों को जो है, जो लोगों को जो लगा कि जो ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए था, रॉन्ग या इंजरी अटोनमेंट, कोई ऐसा एक्ट जो है, एक्शन जो कि अमेंड करे, किसी के साथ रॉन्ग हुआ या इंजरी हुई, तो आप उसको जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करें। तो कहता है फॉर फ्यू एक्सेप्शंस gave wind and fuel to the animosity against both the poems and the poet. कहता है कुछ पोएम्स ऐसी थी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनको लोगों ने नापसंद किया, और पोएट और पोएम्स को दोनों को उन्होंने फिर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म उनके बारे में करना शुरू कर दिया। अब आगे इस पैराग्राफ को छोड़ दें, इस नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं जो कि स्टार्ट हो रहा है दैट दिस कंजक्चर, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी सेकेंड लाइन में देखें,
I can state on my own knowledge that the same general censure should have been grounded almost by each different person on some different poem. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, वो कहता है कि मैं अपनी बेस पे ये क्रिटिसिज्म, ये बात कंफर्म कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ कि लोगों ने जो अपना ब्लेम डाला उसकी पोएम्स के ऊपर, ब्लेम किया उसकी पोएम्स को किसी भी वजह से, तो वो कहता है कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट पोएम्स को ब्लेम किया। यानी कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं एक पोएम ये बकवास है पोएम, दूसरे लोग उसी को अच्छा कह रहे हैं उस पोएम को, और दूसरी पोएम को ये आगे भी ये बात करेगा, और दूसरी पोएम्स को वो बकवास कह रहे हैं। यानी कि जो दूसरों ने अच्छी कही थी उनको ये बुरा कह रहे हैं, जो इन्होंने बुरी कही थी, इन्होंने अच्छी कही थी तो उनको वो बुरा कह रहे हैं। यानी कि एक कंट्रोवर्सीज है लोगों के ओपिनियंस के बारे में भी। और इस चीज़ को क्रिटिसाइज जो है टेरी गिल्टन अपने जो व्हाट इज़ लिटरेचर वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ लिटरेचर, उसमें वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है। और किस तरह से क्रिटिसाइज करता है, वो कहता है कि आई ए रिचर्ड्स का नाम कहता है कि आई ए रिचर्ड्स जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डॉन था अकॉर्डिंग टू हिम, तो वो कहता है उसने सर्टेन सेट ऑफ पोएम्स ली और उनको जो है वो अपने वहाँ के स्टूडेंट्स को जो है क्रिटिसाइज करने के लिए दे दिया, withholding the names of the poems as well as the names of the poets. पोइट्स के नेम्स और जो राइटर्स के नेम्स, जो उसके अलावा जो पोएम्स के नेम थे और राइटर्स के जो पोइट्स थे उनके नेम्स को मिटा के बाकी सिर्फ पोएम्स जो थे, कंटेंट जो था, सब्जेक्ट मैटर जो था वो उनको दे दिया, पोएम्स दे दी उनको कि इनको क्रिटिकली एनालाइज करो, इनको एवेल्युएट करो। तो कहते हैं द रिजल्ट वाज काइंड ऑफ नोटोरियसली काइंड ऑफ स्ट्रेंज, कि इतना वो स्ट्रेंज रिजल्ट आया कि जो बहुत ही हाईली ऑनर्ड पोइट्स थे, जो बहुत टाइप ऑनर्ड पोइट्स थे, जिनको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता था, उनकी पोएम्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास पोएम्स हैं। और जिन पोएम्स को कोई नहीं जानता था, जिन पोइट्स को कोई नहीं जानता था, ऑब्सक्योर पोइट्स थे, उनकी पोएम्स को बहुत ज़्यादा प्रेज किया। तो ये एक उसने कहा कि बड़ा अजीब सा जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो डेवलप हुआ। तो वही चीज़ वो यहाँ बयान कर रहा है। Those whose candor and judgment I estimate highly, वो कहता है अब उन लोगों में वो लोग शामिल थे जिनकी मैं जजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो वो लोग शामिल थे, उन्होंने कुछ पोएम्स को जो अच्छा कहा, कुछ पोएम्स को बुरा कहा, और दूसरे जिनको मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ उन्होंने उन्हीं पोएम्स को बुरा कहा जिनको दूसरे अच्छा कह रहे थे। तो ये चीज़ आप जहन में रख लें। I distinctly remember 6 who expressed their objections to the lyrical ballads almost in the same words and altogether to the same purport, at the same time admitting that several of the poems had given them great pleasure. वो कहता है कि कई लोगों को मैं जानता हूँ, एटलीस्ट 6 का नाम मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि जिन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंस दी और कहा कि कुछ पोएम्स जो हैं देर एक्सट्रीमली, ये आगे बताता है, तो अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा, कि वो कहता है कि उन्हीं उसी स्टाइल से उन्होंने जो है उनको प्रेज किया, एडमिटिंग दैट कि कई पोएम्स ऐसी थी कि जिनको वो कहते हैं कि उन्होंने उनको प्लीज़ किया, बहुत ज़्यादा प्लेजर दी पढ़ने के बाद। जिस तरह अगर आप डैफोडिल्स पढ़ लेते हैं या वी आर 7 पढ़ लेते हैं, या और जिस तरह की पोएम्स हैं, वेनेंडर लेक है, या इसकी जो मशहूर पोएम्स हैं वर्ड्सवर्थ की, तो अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको एक ख़ास तौर पे प्लेजर का एहसास होगा। तो कहता है कि कई लोगों ने ये बात कही कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हुई उसकी पोएम्स पढ़ के। एंड स्ट्रेंज एज इट माइट सीम, द कंपोजिशन which one had cited as execrable, another had quoted as his favorite. वो कहता है कि एक पोएम जिसको एक ग्रुप ने या एक बंदे ने एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट कहा था, दूसरे बंदे ने उसी को कहा कि वो उसकी फेवरेट थी। तो ये एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग आ गई कि लोगों की चॉइसेस जो है वो डिफरेंट होती हैं। ज़रूरी नहीं है आप कुछ भी लिखते हैं तो हो सकता है वो किसी ना किसी को अपील कर जाए, हो सकता है कि वो बड़े राइटर्स को अपील ना करे, आम पब्लिक को अपील कर जाए, तो इट डिपेंड्स। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। However, this may be as it is assuredly hard and unjust to fix the attention on a few separate and invalued poems with as much aversion as if they had been so many plague spots on the whole work, instead of passing them over in silence as so much blank paper or leaves of a bookseller's catalogue. वो कहता है कि however this may be,
It is assuredly hard and unjust to fix the attention on a few separate and isolated insulated poems. वो कहता है कि ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत अनजस्ट है, ये जस्ट नहीं है, ये एक इंसाफ नहीं है कि आप उसकी कुछ पोएम्स को उठा लें जो कि इंसुलेटेड पोएम्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स नहीं हैं, जो सेपरेट पोएम्स हैं, अलग करके पोएम्स हैं कुछ जो कि पसंद नहीं है, आप उनको उठा लें और उनके ऊपर जो है अपना सारा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर डाइवर्ट कर दें। क्या आप कहें कि ये पोएम्स क्योंकि गंदी हैं तो इसलिए सारा का सारा जो राइटर है उसको राइटर को आप ब्लेम करना शुरू कर दें कि राइटर अच्छा राइटर नहीं है, एज इफ दे हैड बीन सो मेनी प्लेग स्पॉट्स ऑन द होल वर्क। और वो कहता है कि आप इस तरह से उनको देख रहे हैं जिस तरह से प्लेग स्पॉट्स हों, यानी कि ताउन फैलता है तो उसके जो स्पॉट्स पड़ जाएंगे जिस्म के ऊपर, छाले निकल आएंगे कुछ भी, तो आप उन पोएम्स को सिर्फ उठा लें कि ये प्लेग स्पॉट्स हैं, आपने इनके करीब भी नहीं जाना। तो वो कहता है ये कोई मुनासिब हरकत नहीं है, मुनासिब बात नहीं है। इंस्टेड ऑफ passing them over in silence, so as so much blank paper or leaves of a bookseller's catalogue। वो कहता है कि बिल्कुल उसी तरह से कि आप जिस तरह से आप इनको आप पास कर दें, उनको पोएम्स को ना पढ़ें, आप दूसरी पोएम्स पढ़ लें जो अच्छी पोएम्स आपको लगें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ गंदी पोएम्स को उठाना है और फिर पूरे के पूरे वर्क को डिस्कार्ड करके आपने फेंक देना है। तो कहता है उसकी बजाय आप उन पेजेस को बिल्कुल उसी तरह से लीव कर दें जिस तरह से आप एक कैटलॉग जो होता है बुक्स की, एक कॉपी छपती है जिसके अंदर तमाम बुक्स के नेम्स होते हैं, तो आप उनके कई पेजेस जो होते हैं इररेलेवेंट जो आपके काम के नहीं है, आप वैसे ही या वो ब्लैंक पेजेस जो कि कैटलॉग में जिसमें बुक्स के नाम नहीं लिखे हुए आप उनको टर्न कर देते हैं, आप उनको पढ़ना पसंद नहीं करते, तो आप उन पोएम्स को जो है पेजेस को टर्न कर दें, बजाय इसके कि आप उसके अंदर सारे खामियां ढूंढते रहें। अब कुछ लाइंस छोड़ दें इसमें, तकरीबन 1 2 3 3 लाइंस छोड़ के आगे आ जाएं। अ फ्रेंड whose talents I hold in the highest respect। वो कहता है एक दोस्त जिसके मैं टैलेंट्स को बहुत हाई रिस्पेक्ट देता हूँ, यानी कि वो टैलेंटेड आदमी है और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ उस आदमी को, ये टैलेंट्स को उसके। बट whose judgment and strong sound sense I have had almost continued occasion to revere, making the usual complaints to me concerning both the style and the subjects of Mr. Wordsworth's minor poems। कहते हैं एक ऐसा बंदा है कि जिसकी मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, जिसकी आर्ग्यूमेंट्स को, उसकी जजमेंट जो है स्ट्रॉन्ग शुड साउंड सेंस आई हैव ऑलमोस्ट कंटिन्यूड ओकेजन ऑन टू रिवियर, जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, जिसकी मैं जजमेंट को बहुत इज्जत देता हूँ। स्ट्रॉन्ग साउंड सेंस के बहुत ज़्यादा वो कंपोज्ड है अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपने क्रिटिसिज्म में। तो मेकिंग द यूजुअल कंप्लेंट्स टू मी कंसर्निंग बोथ द स्टाइल एंड सब्जेक्ट्स। वो कहता है वो भी यूजुअल कंप्लेंट्स करता हुआ नजर आया अबाउट स्टाइल ऑफ वर्ड्सवर्थ, स्टाइल ऑफ राइटिंग वर्ड्सवर्थ का गलत है वो, यानी कि उसके ऊपर कंप्लेंट्स की उसने, और सब्जेक्ट मैटर जो उसने सिलेक्ट किया है, सब्जेक्ट्स ऑफ मिस्टर वर्ड्सवर्थ्स माइनर पोएम्स, और जो उसकी छोटी पोएम्स हैं उनके सब्जेक्ट के ऊपर के सब्जेक्ट्स क्या है उनके, कि उसने किन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है उनके ऊपर क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आया, और मुझे यानी कि वो उसने इन चीज़ों को ब्लेम किया। I admitted that there were some few of the tales and incidents in which I could not myself find a sufficient cause for their having been recorded in meter। वो कहता है कि कई मैं मानता हूँ कि ऐसी पोएम्स, ऐसी टेल्स, ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं, इंसिडेंट्स मौजूद हैं जिनको मैं समझता हूँ कि मीटर में लिखने की, रिदम में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मीटर को मैं अपने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप ये जो चौसर का लेक्चर था या दूसरे लेक्चर्स हैं, आप उनको जब सुनेंगे कैंटरबरी टेल्स के या मुख्तलिफ, या आप पैराडाइज लॉस्ट को जब आप सुनेंगे तो मीटर की डेफिनेशन या मीटर के बारे में जो डिटेल्स हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड इन मीटर, तो कहते हैं मीटर में लिखने की जरूरत नहीं थी। आई मैंशनड द एलिस फेल उसकी पोएम का नाम है। तो कहता है मैंने उसको मेंशन किया कि एलिस फेल पोएम जो है उसकी बात कर रहे हो तुम, एज एन इंस्टेंस। वो कहता है फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जिस तरह से एलिस फेल पोएम है कि उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं। तो कहता है नहीं, रिप्लाइड माय फ्रेंड, उसने कहा नहीं, मेरे फ्रेंड ने रिप्लाई किया कि नहीं उसके अंदर नहीं है, विद मोर देन यूजुअल क्विकनेस ऑफ मैनर, और बहुत जल्दी उसने एकदम से उसने रिप्लाई किया, रिटॉर्ट किया, उसने कहा कि नहीं वो वाली नहीं, आई कैन नॉट एग्री विद यू दैट। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वहां पे एग्री नहीं करता हूं, इस पॉइंट पे एग्री नहीं करता कि वो वीक पोएम है। That I own does seem to me a remarkably pleasing poem।
वो कहता है कि वो पोएम जो है मैं मानता हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा रिमार्केबली प्लीजिंग पोएम लगी है, मुझे बहुत अच्छी पोएम लगी है और बहुत प्लीजिंग, उसने मुझे बहुत प्लीज किया उस पोएम ने। I've heard at different times, ये एक दो लाइन्स छोड़ के आगे देख लें, दो लाइन्स छोड़ दें। I've heard at different times and from different individuals every single poem extolled and reprobated. वो कहता है कि मैंने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम्स में एक ही पोएम को कंडेम करते हुए भी सुना है कि उस पोएम की को बुरा भला कह रहे हैं, और उसके साथ ही उसको प्रेज करते हुए कि हाईली प्रेज करते हुए, एंथुजियास्टिकली प्रेज करते हुए भी सुना है। एक्सटोल, प्रेज करना, किसी को बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से उसको प्रेज करना, उसकी तारीफ करना, और रेप्रोबेटेड, कंडेम्ड, बुरा भला कहना किसी चीज़ को। With the exception of those loftier kinds, जिसका वो पहले जिक्र कर चुका है कि एक्सेप्शन है वो पॉइंट्स जिनको तमाम लोगों ने पसंद किया और उनको किसी ने भी नापसंद नहीं किया, which as was before observed seem to have one universal praise. वो कहता है कि वो यूनिवर्सल प्रेज हासिल कर चुकी हैं वो पोएम्स, इसलिए उनको किसी ने बुरा नहीं कहा। ये पैराग्राफ छोड़ दीजिए पूरा का पूरा, उसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। During the last year of my residence at Cambridge, अब वो कहता है कि मेरा जो कैम्ब्रिज में, जो मेरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, मोस्ट प्रॉब्ली मस्ट हैव गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड वर्ड्सवर्थ वहाँ पे होगा, तो दोनों की मुलाकात हुई। वो कहता है कैम्ब्रिज में जब मैं लास्ट, उसका मेरा जो ईयर था, लास्ट ईयर ऑफ माई रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, आई बिकेम एक्वाइंटेड विद मिस्टर वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट पब्लिकेशन। वो कहता है वर्ड्सवर्थ की पहली पब्लिकेशन जो थी, एंटाइटल्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, वो कहता है कि उसकी जो पहली पोएम्स का जो वॉल्यूम आया था, बुक आई थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस उसका नाम था, तो मैं उस पोएम्स के साथ एक्वेंटेड हुआ, मैंने वो पोएम्स पढ़ी, इन अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, आप देखें कि ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये नेम ऑफ द बुक है, और पहले से जो वर्ड आया था, जो उसने कहा था एलिस फेल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो होगा वो आइदर जो है वो किसी कोटेशन होगी किसी बंदे की, या किसी एसे का नाम होगा, पोएम का नाम होगा, शॉर्ट पोएम। लॉन्ग पोएम जो है जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट है, तो वो भी इटैलिक्स में लिखा जाएगा क्योंकि वो बुक है। और अगर शॉर्ट पोएम होगी जिस तरह डैफोडिल्स है, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी। किसी चैप्टर का नाम है, इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। एसे होगा तो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। शॉर्ट स्टोरी होगी, इन्वर्टेड कॉमास में आएगी। एंड सेल्डम, अच्छा छोड़ दें इसको, आगे आ जाए फिर दो लाइन्स छोड़ के, in the form, style and manner of the whole poem and in the structures of the particular lines and periods, there is a harshness and acerbity connected and combined with words and images of all aglow, which might recall those products of the vegetable world. अब यहाँ उसने मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो एनालॉजीज दी हुई हैं, उसने मुख्तलिफ किस्म की जो है ना, कभी किस वेजिटेबल वर्ल्ड से मिलाया हुआ है, कभी उसने जो है वो फ्रूट और ट्रीज से मिलाया हुआ है उसकी पोएम्स को। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत कोई सिर्फ आपके नॉलेज के लिए तो मैं ज़रूर आपको पढ़ा रहा हूँ, बट इनका कोई बहुत ज़्यादा समझने के, इनका कोई आपको पढ़ने का कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, इन द वर्ड्स। तो कहता है मेरे से मुलाकात हुई थी, तो इन द फॉर्म, स्टाइल एंड मैनर ऑफ द होल पोएम, वो कहता है फॉर्म, स्टाइल और मैनर में जो ये इसकी पोएम थी, जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो पोएम थी, वो कहता है फॉर्म, स्टाइल, उसकी जो फॉर्म थी, स्टाइल था और मैनर था जिसमें उसने पोएम को लिखी है, द होल पोएम, एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर लाइन्स एंड पीरियड्स देयर इज अ हार्शनेस, वो कहता है एक सख्ती है उसकी पोएम के अंदर, एंड acerbity, शार्पनेस जो है, डायरेक्ट जो है, डायरेक्टनेस इन स्पीच, जो डायरेक्ट है उसकी स्पीच डायरेक्ट है और बहुत शार्प और हार्श किस्म की स्पीच है उसकी। Connected and combined with words and images of all aglow, which might recall those products of the vegetable world. वो कहता है कि वेजिटेबल वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स को आपके माइंड में लेके आ जाती है उनकी पोएम्स जो हैं, where gorgeous blossoms rise out of hard and thorny rind. वो कहता है कि जहाँ पे gorgeous blossoms, बहुत शानदार किस्म के फूल निकलते हैं, राइज आउट ऑफ हार्ट एंड थॉर्नी राइंड, राइंड जो होती है एक शाख जिसके ऊपर जो है वो छाल जो होती है जिस दरख्त की, जिस तरह आम का दरख्त देखें, कोई भी दरख्त देखें तो उसके बाहर की एक स्किन होती है जो कि बहुत खुरदरी होती है और उसमें लाइनें पड़ी हुई होती हैं, उसको भी राइंड कहते हैं। ठीक है,
इसी तरह से जो फ्रूट जो होता है, सिट्रस फ्रूट खास तौर पे, उसका छिलका जो होता है, अंदर वाला फ्रूट जब आप खा लेते हैं तो उसका छिलका जो बच जाता है, सख्त किस्म का हार्ड छिलका, वो rind कहलाता है. Rind and shell within which the rich fruit was elaborating. तो कहता है कि जिसके अंदर से जो है रिच फ्रूट निकलता है, उसी शाख के अंदर से जो जो शाखें होती हैं, जो छाल होती है, उसके अंदर से फिर आपको फल भी, बहुत अच्छा किस्म का फल भी आपको मिलता है, पैदा होता है. यहाँ पे एलेबोरेट का मतलब जो है वो एक्सप्लेन करना नहीं है, यहाँ पे एलेबोरेटिंग का मतलब है प्रोड्यूस, प्रोडक्शन की सेंस में कि प्रोड्यूस होता है. तो एक वर्ड के कई मीनिंग्स हो सकते हैं. द लैंग्वेज वॉज नॉट ओनली peculiar and strong, but at times knotty and contorted. वो कहता है कि लैंग्वेज जो थी उसकी, जो उसकी पोएम थी, ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इसकी पोएम्स की जो लैंग्वेज थी वो बहुत स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज. स्ट्रेंज स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी, बट एट टाइम नॉटी एंड कंटोर्टेड. नॉटी, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, something which is very difficult to understand. अब ये कौन कह रहा है? कॉलरिज हिमसेल्फ कह रहा है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत नॉटी है, जो कि कैन और नॉट, जो गिरा होती है, जिस तरह गिरा लगी हुई हो किसी चीज़ को तो उसको खोलना इतना आसान नहीं होता, तो उस सेंस में जो है नॉटी. एंड कंटोर्टेड, कंटोर्टेड जिसको आप तोड़ मोड़ दें, ट्विस्ट कर दें, बेंड कर दें किसी चीज़ को, तो वो कंटोर्टेड. As by its own impatient strength, while the novelty and struggling crowd of images acting in conjunction with the difficulties of the style demanded always a greater closeness of attention than poetry, at all events than descriptive poetry has a right to claim. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, वो कहता है कि ना सिर्फ ये था कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, ट्विस्टेड थी, मगर वो कहता है कि वाइल द नोवेल्टी एंड स्ट्रगलिंग क्राउड, और नोवेल्टी का मतलब होता है जो चीज़ नई हो, न्यू थिंग, समथिंग न्यू, और स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ द इमेजेस, और इतने ज़्यादा उसने इमेजरी इतनी ज़्यादा डाल दी है इमेजेस. मसलन पोएम्स के अंदर जो होती हैं, आप एक चीज़ जो बहुत फॉर्मल एलिमेंट्स में पोएम्स की ढूंढी जाती है, जिस तरह अगर आप मेरे चैनल पे जाके एडगर अलन पो की एक पोएम है जिसका नाम है द रेवन, अगर आप वो सुन लें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें इमेजेस आते हैं. इमेजेस किस तरह से होते हैं? बहुत खूबसूरत पोएम है द रेवन, आप ज़रूर सुने उसको, यू विल एंजॉय इट. उसका इवन रिदम, उसकी बीट, उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी. तो उसमें किस तरह से होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा इमेजरी के बारे में, इमेजेस के बारे में बता देता हूँ, जिसकी ये बात कर रहा था कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगी बात. मसलन वो कहता है इन एडगर अलन पोज द रेवन, once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore. अब यहाँ पे देखें, पूरी मैं पहले पढ़ देता हूँ एक स्टैंजा, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as if someone gently rapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. अब यहाँ पे देखें कि कौन कौन से इमेजेस आपको मिलते हैं. क्या इमेज मिल रहा है? Once upon a midnight dreary, एक खौफनाक किस्म की मिडनाइट है, तो मिडनाइट का इमेज आप इमेजिन कर सकते हैं उसको, इमेजरी. While I pondered weak and weary, वीक आदमी जो होता है, pondered गौर फिक्र कर रहा है, वीक और weary, थका हुआ, वीक, कमज़ोर, तो ये भी इमेजेस की सेंस में आ जाता है कि एक बंदे के साथ एसोसिएटेड है फीलिंग, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं. कंक्रीट इमेजेस कुछ होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह हैप्पीनेस है, एब्स्ट्रैक्ट है. तो इसमें भी अगर आप डिस्कस करना चाहें तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं क्लास में कि हैप्पीनेस को किस तरह से हम जो है डिफाइन करेंगे, हैप्पीनेस को किस तरह से हम उस पर बात करेंगे. और मैनी ए क्वाइंट एंड क्यूरियस वॉल्यूम ऑफ फॉरगॉटन लॉ, ऐसी कहानियाँ जो कि अब भूल भाल चुकी हैं लोगों को, फॉरगॉटन लॉ, फोक लॉ, जो कि पुरानी लिखी गई दास्तानें थीं जो कि अब लोग नहीं जानते, तो उनको मैं पढ़ने में मसरूफ़ था. While I nodded, nearly napping, napping जिस तरह बंदा थोड़ा सा एक नैप कर रहा हो, जिस तरह बंदा गनूदगी में हो, nearly napping. नैप का मतलब ये होता है जिसे आप उर्दू में कहते हैं कैलूला करना, कि खाने के बाद थोड़ी देर आप रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं. तो nearly napping, थोड़ा सा मैं nearly napping, तो थोड़ा सा मैं गनूदगी में था.
suddenly there came a tapping. अब यहाँ पे sound आ रही है, tapping की आवाज आ रही है, as if someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor." वो कहता है मेरे चेंबर डोर पे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। वो कहता है "'Tis some visitor," I muttered. मैं बुड़बुड़ाया कि कोई विजिटर होगा, अपने आप से बात करते हुए कोई विजिटर होगा, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में "and the silken sad uncertain rustling of each purple curtain filled me with fantastic terrors never felt before." अब sad silken sad uncertain purple curtain जो है उसका, and the silken sad rustling of each purple curtain और वो भी पर्पल कलर का, तो आपके माइंड में एक इमेजरी आ रही है, तो इसकी बात वो कर रहा है यहाँ पे। होप कि आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। Images acting in conjunction with the difficulties of the style. वो कहता है conjunction मिलके किसी चीज को join कर देता है, join किया हुआ है। Difficulties of the style demanded always a greater closeness of attention than poetry has a right to claim. इसमें जो brackets में आप इसको छोड़ दें तो आपको मतलब समझ आ जाएगा, ये उसकी further elaboration होती है brackets में, तो आप इसको छोड़ दें तो आप पिछले sentence के साथ आगे मिला दें तो ये आपको समझ आ जाएगा। क्या वो कहता है कि जो डिफिकल्टी है उसको स्टाइल को समझने में, डिमांडेड ऑलवेज अ ग्रेटर क्लोजनेस, तो बहुत गौर करके आप क्लोज रीडिंग करें, आप उसको गौर से पढ़ें एक चीज़ को, तब आप उसका मीनिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लोजनेस ऑफ अटेंशन दैन पोइट्री हैज़ अ राइट टू क्लेम। तो कहता है पोइट्री का जितना राइट है कि उसको कितनी अटेंशन दी जानी चाहिए, तो कहता है उससे ज्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड थी इसकी ये पोएम पढ़ने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उसके बाद आप आगे आ जाएं कि नेक्स्ट जो है इसमें आप नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट भी छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट पे जो है तकरीबन आप देखेंगे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, दिस एक्सेलेंस कॉमा सॉरी दिस एक्सेलेंस विच इन ऑल मिस्टर वर्ड्सवर्थ्स राइटिंग्स। ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपने इस पैराग्राफ की थर्ड लाइन को देखें। रिपीटेड मेडिटेशंस लेड मी फर्स्ट टू सस्पेक्ट and a more intimate analysis of the human faculties and their appropriate marks, functions, and effects matured my conjecture into full conviction. वो कहता है कि repeated meditations, meditation क्या होती है? मुराकबा। जब आप किसी चीज़ पे बैठ जाते हैं और गौर फिक्र करते हैं, तो कहता है मैं बार बार मैं गौर फिक्र करता रहा उसकी पोएम्स के ऊपर और उसकी जो राइटिंग्स थी उसके ऊपर, एंड a more intimate analysis of the human faculties, और human faculties का एक बहुत detailed analysis मैंने किया, और close analysis, intimate बहुत close analysis उसका किया, their appropriate marks, functions and effects, और फिर human faculties की जो marks थे कि क्या चीज़ें achieve कर सकती हैं human faculties, human beings क्या चीज़ें उनके अंदर कितना potential है कि वो क्या चीज़ attain कर सकते हैं, functions, उनके जो फंक्शंस हैं ह्यूमन फैकल्टीज़ के क्या फंक्शंस हैं, और इसी तरह से उनके इफेक्ट्स क्या हैं, इन पे गौर फिक्र किया। मैच्योर्ड माय कंजेक्चर, मेरा जो जेस्चर था या मेरा जो गेस था उसको इनटू फुल कन्विक्शन, तो बिल्कुल उसको बिलीफ की सूरत में ले आया। एक पॉइंट में उस कंक्लूजन पे पहुंच गया, दैट फैंसी एंड इमेजिनेशन वर टू डिस्टिंक्ट एंड वाइडली डिफरेंट फैकल्टीज। वो कहता है कि दो चीज़ें हैं, एक फैंसी और एक इमेजिनेशन, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से, ये सिमिलर नहीं है। इन दोनों का जो पॉइंट है बिल्कुल अलग है, फैंसी अलग चीज़ है और इमेजिनेशन अलग चीज़ है। Were two distinct and widely different faculties, instead of being according to the general belief either two names with one meaning. वो कहता है कि जनरल बिलीफ क्या है कि ये दो चीज़ें हैं, एक मीनिंग इनका एक है, यानी कि एक दो नेम्स हैं और एक मीनिंग है, एक है इमेजिनेशन और दूसरा है फैंसी। तो लोग वो कहते हैं, आप तक ये समझते आए कि दोनों का मतलब एक है। याद रखें कि इमेजिनेशन वर्ड जो है ये आपका एरिस्टोटल के और प्लेटो के ज़माने से चल रहा है। अगर आप मेरे इस पे लेक्चर सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि उस ज़माने में उसने जो कहा था कि इमेजिनेशन पोएट यूज़ करता है।
डू यू अंडरस्टैंड? तो इसने थोड़ा सा इन चीज़ों को एलेबोरेट किया। तो फैंसी और इमेजिनेशन जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर, वो फैंसी और इमेजिनेशन का जो मीनिंग है और उसकी डिटेल है जो उसने डिफाइन किया है, उसने डिफाइन किया है। यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट, बट जो भी होगा आपको उसके लिए कुछ ना कुछ रेफरेंसेस, कुछ ना कुछ सपोर्ट लानी पड़ेगी अपने आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए। Fancy imagination were two distinct and widely different faculties instead of being according to the general belief. General belief क्या है? Either two names with one meaning. कि दो नाम है, meaning उन दोनों का एक है, ये general belief है. Or at furthest, the lower and higher degree of one and the same power. वो कहता है, या फिर लोग ये कहते हैं कि lower and higher, कि दोनों का जो मीनिंग है एक लोअर लेवल पे है, एक हायर लेवल पे है, यानी कि डिग्रीज का फर्क है। जिस तरह से गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये डिग्रीज का फर्क। तो वो कहता है कि लोग ये कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा अपर लेवल की डिग्री हो जाएगी, फैंसी थोड़ी लोअर लेवल की डिग्री हो जाएगी, यानी कि दोनों एक ही चीज़ के नाम है, मगर एक ज़रा थोड़ी सी उससे बेहतर के तौर पर आप ले सकते हैं, लोग ये समझते हैं। इसने आगे जो 13 चैप्टर ऑनवर्ड्स उसने उसमें इसको एलेबोरेट किया है। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं 13 चैप्टर से पहले जो है इस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। अब कुछ लाइंस छोड़ दें, तकरीबन 8-9 लाइंस छोड़ के, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस छोड़ के आगे देखें। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी प्रूव्ड इज दैट two conceptions perfectly distinct are confused under one and the same word. वो कहते हैं दो जो कंफ्यूजन जो है वो ये कहता है कि पहला पॉइंट जो है मैंने डिस्कस जिसको मैं करने जा रहा हूँ वो क्या है कि मैंने प्रूव किया इस बात को कि जो एक वर्ड है इसको इनके लोगों ने ये कहा, इसका मतलब एक बताया दोनों का फैंसी इमेजिनेशन का। वो कहता है कि मैं इसे बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, और मैं एलेबोरेट करूंगा कि कैसे। एंड दिस डन टू अप्रोप्रिएट दैट वर्ड एक्सक्लूसिवली टू वन मीनिंग। अब ये अप्रोप्राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो क्योंकि ये वर्ड मुझे डिक्शनरी में नहीं मिला। दैट वर्ड exclusively to one meaning and to synonym should there be one to the other. But if, as will be often the case in the arts and science, as no synonym exists, we must either invent or borrow a word. वो कहता है अब यहाँ पे बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक ज़बान में एक वर्ड मौजूद होता है जो दूसरी ज़बान में मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। ये जो मैंने 9 लाइंस छुड़वाई थी ये इसके अंदर बात कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एलिबोरेट कर देता हूँ इनको, क्योंकि आपके लिए रेलिवेंट नहीं थी, बट थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ इनको। जो बीच में इसके दोनों लाइंस के बीच में इस पैराग्राफ में जो लाइंस हैं उसमें उसने बात की है कि ये वर्ड जो है ये कहाँ से आया कि आई ओन इट इज़ नॉट। ये तकरीबन उसी पैराग्राफ की 3 4 5 6 7 8 9th लाइन है। इट इज़ नॉट आई ओन ईजी टू कंसीव अ मोर एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक fantasia than the Latin imaginatio. तो कहता है कि ग्रीक वर्ड है fantasia and Latin word imaginatio, तो कहता है दोनों का अब इसका appropriate मतलब आपको usually नहीं मिलते। But it is equally true that in all societies there exists an instinct of growth, a certain collective unconscious है of good sense working progressively to desynonymize synonymize these words originally of the same meaning, which the conflux of dialects had supplied to the most homogeneous languages, as the Greek and German, and which the same cause joined the accidents of translation from the original works of different countries, occasion in mixed languages like our own. अब यहाँ बहुत ये थोड़ी सी लाइन्स है मगर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है, बहुत डिटेल डिबेट हो सकती है। एक तो कहता है कि मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो मिलते हैं आपको। मैं इसको एलेबोरेट इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। मसलन अरबिक वर्ड एक है अलमायदा, इसकी ट्रांसलेशन जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसकी पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो कुरान मजीद के अंदर जो एक सूरह है सूरत अल-माइदा,
उसकी ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश के अंदर वो क्या बनती है, आप अगर कुरान मजीद के की सूरतों के नेम्स जो हैं आप लिखें कि इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ द नेम्स ऑफ डिफरेंट सूराज ऑफ कुरान आप लिखते हैं, तो वहां पे आपको जो इनके नाम मिलेंगे अरबी में तो वही के वही नाम लिखे हुए होते हैं। जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो सूरत का नाम वही का वही दिया हुआ होता है, जिस तरह नमल है च्यूटी, द आंट। इसी तरह से अनकबूत, सूरह अनकबूत, द स्पाइडर। इसी तरह से सूरह आले इमरान, द फैमिली ऑफ इमरान। इसी तरह से सूरह दुखान, द स्मोक। ठीक हो गया। सूरह नास, द पीपल। सूरह फलक, द डे ब्रेक। सूरह फातिहा, द ओपनिंग। सूरह बकरा, द काउ। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सारे के सारे नेम्स जो हैं ये आपको मिलते हैं। तो अलमायदा का मतलब जो आपको वहां पे मिलता है दैट इज द टेबल। जबकि अलमायदा का मतलब जो है वो इंग्लिश में तो टेबल कर दिया उन्होंने, बट उसका मतलब टेबल है ही नहीं, एक ज़बान में वो लफ्ज़ ही नहीं है। आप उर्दू वाले उसको समझ सकते हैं, अरबिक लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उर्दू में भी या इस कल्चर में, इंडियन कल्चर में वो वर्ड मौजूद है जिसको आप कहते हैं दस्तरख्वान। कपड़ा ज़मीन पे बिछा दिया जाता है एक लंबा सा, और उसके ऊपर प्लेटें वगैरह रख के लोग उसके ऊपर से खाना खाते हैं, इर्द गिर्द बैठ जाते हैं ज़मीन पे। तो इंग्लिश में क्योंकि उसका कोई नेमल बदल नहीं है इसलिए उन्होंने टेबल कर दिया, और टू बी मोर अप्रोप्रिएट द डाइनिंग टेबल परहैप्स, बट दैट द डाइनिंग टेबल डज नॉट रिप्रेजेंट अ दस्तरख्वान। तो वो क्या कहता है आगे, उसने यही बात की है कि जब आपको किसी लैंग्वेज में एक वर्ड मौजूद नहीं होता तो यू बोरो इट फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। जिस तरह से दुपट्टा वर्ड आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, शलवार कमीज आपको मिल जाएगा, आपको जो है वो कमरबंद वर्ड मिल जाएगा डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो एक वर्ड अगर एक लैंग्वेज में नहीं है तो आप उसे बोरो करके दूसरी लैंग्वेज से वो वर्ड वहाँ पे ले आते हैं। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ जो है उसमें उसने ग्रीक और जर्मन की बात की। तो आपको अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने का कभी इत्तेफाक हुआ, अगर टाइम मिला तो मैं कभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे भी एक लेक्चर दे दूंगा, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कहाँ से किस तरह ओरिजिनेट होती हैं लैंग्वेजेस और कहाँ से आई हैं। तो उसमें ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है, इंग्लिश भी और जर्मन भी और फ्रेंच भी। फ्रेंच जो है वो भी इन्हीं से निकली है। तो ये सारी लैंग्वेजेस इनका ओरिजिन एक है कहीं ना कहीं। तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती थी? सेल्टिक लैंग्वेज, या इसको कैल्टिक लैंग्वेज भी कहते हैं, CELT, सेल्ट या कैल्ट दोनों प्रोनाउंसिएशंस हैं इसकी। तो अगर कोई कैल्टिक या सेल्टिक की बजाय कैल्टिक या कैल्ट प्रोनाउंस करे तो आपने ये नहीं करना कि वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है, दोनों प्रोनाउंसिएशंस चल रही हैं इसकी। सेल्टिक है लैंग्वेज जो एंशिएंट सेल्टिक लैंग्वेज थी। जर्मनिक लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज, HEBREW, हिब्रू, प्रोनाउंसिएशन इज हिब्रू। हिब्रू लैंग्वेज जो कि अबरानी ज़बान जिसे आप कहते हैं, अबरानी, हिब्रू। ठीक हो गया। उसके बाद जो है संस्कृत या इंडियन लैंग्वेज कह देते हैं, क्योंकि संस्कृत फिर भी वो कहते हैं कि थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, तो वो कहते हैं इंडियन लैंग्वेज का नाम दिया गया कि हिंदुस्तान में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो भी इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है। और इसी तरह से फिर आ जाती है आपकी ईरानी लैंग्वेज, वो भी इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती है। और फिर आ जाती है आपकी लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये इनका ओरिजिन जो है वो कहते हैं कहीं ना कहीं एक है। जिस तरह से मदर, मादर, ईरानी लैंग्वेज में आप कहते हैं मादर, फादर, पिदर। तो आपको देखते हैं कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंसेस मौजूद हैं। और यही आप देखते हैं जिस तरह अब अबरानी तो है, अबरानी में जो है जिस तरह वो कहते हैं कि या तो बहनें हैं दोनों, अबरानी और अरबी, या फिर अरबी जो है अबरानी से निकली है आगे लैंग्वेज। ये भी क्लेम किया जाता है, ये उलमा क्लेम करते हैं, मुख्तलिफ जो आलिम है। तो उसमें कई वर्ड्स जो है वो सिमिलर है। आमीन का वर्ड सिमिलर है, आमीन, मे इट बी सो। और अकॉर्डिंग टू सदगुरु जो है कि इंडिया के बहुत बड़े फिलोसफर हैं या स्पिरिचुअलिस्ट हैं, तो उनका नज़रिया ये है कि ये आमीन जो वर्ड है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साउंड। वो किस तरह से कि वो कहते हैं कि ये वर्ड जो है, ये कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स जो हैं ये हिब्रू लैंग्वेज में यानी कि अबरानी में भी मौजूद हैं, क्रिश्चियनिटी में भी मौजूद थे, आमीन, आमिन, और मुसलमानों में भी मौजूद हैं।
और उन्होंने कहा कि यही साउंड जो है हिंदुइज्म में भी मौजूद है। जो कहता है कि ये कहते हैं कि सदगुरु ने इस बात को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं ओम ओम, तो कहते हैं इसकी असल प्रोनाउंसिएशन जो है ओम। तो कहते हैं कि अगर आप गौर करें तो आमीन, तो कहते हैं आम मिलती साउंड है। तो कहते हैं कि ये साउंड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर गौर करें तो ये साउंड जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आप नमाज के अंदर जब मौलाना साहब जो हैं वो अपनी सूरह फातिहा की तिलावत कंप्लीट कर लें तो आप साथ आमीन कहें ऊंची आवाज़ में। तो आपकी आवाज़ अगर फरिश्तों की आवाज़ से मिल जाती है तो उसका फिर फ़ायदा होता है, आपकी दुआएं वगैरह कबूल होती हैं व्हाटएवर। तो आप गौर करें कि उस ऊंची आवाज़ का आमीन, तो उससे बहुत सारे आपको जो है वो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि सिर्फ सूरह फातिहा इटसेल्फ जो है इट इज़ रिलेटेड विद योर हेल्थ। उन्होंने कहा कि इसमें शिफा है, सूरह शिफा है ये। तो सूरह फातिहा अगर आप पढ़ते हो साथ आमीन भी आपने कहना है ऊंची आवाज़ में। तो इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं आपको, और प्लस आपको इसके जो है हेल्थ के बेनिफिट्स भी हैं। और सदगुरु ने भी ये कहा कि अगर आप ओम जो है ये चैंट करते रहते हैं इस मंत्र को, तो तब भी आपको जो है हेल्थ आपकी बेहतर होती जाएगी। स्ट्रेंज इज़न्ट इट? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दे आर सिमिलर। आप जितना ज़्यादा सुनते जाएंगे आपका नॉलेज उतना ही वसी होता जाएगा, और उतना ही ज़्यादा आप हम्बल होते जाएंगे, बिकॉज यू नो कि आप सारा कुछ ज़िंदगी में कभी भी नहीं जान सकते। होप दिस हेल्प्स यू। तो इसमें मैं किसी दिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा सा लेक्चर दे दूंगा, इससे आपको मज़ीद क्लियर जो है वो हो जाएंगी चीज़ें। तो ये पैराग्राफ छोड़ के उसके बाद जो है फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात वो करता है, और वो क्या है? इट has been already hinted that metaphysics and psychology have long been my hobby horse. वो कहता है कि साइकोलॉजी और मेटाफिजिकल पोइट्री पे मैं लेक्चर दे चुका हूँ। मेटाफिजिक्स की डेफिनेशन वो सारा वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, मेरे लेक्चर्स में मौजूद है। और साइकोलॉजी, अब यहाँ पे अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि लाकान ने अपने वर्क्स के अंदर कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की है, और ये वर्ड जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है पिछले पैराग्राफ जो हम पढ़ रहे थे इसमें उसने बात की है अ सर्टेन कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो लाकान मोस्ट प्रोबेबली हैज टेकन दिस फ्रॉम हियर, मे बी इट्स माय ओपिनियन, बट आई मे बी रॉन्ग, बट कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात कॉलरिज पहले कर चुका है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये टर्म पहले से चली आ रही होगी। Metaphysics, meta, above, physical, physics, something related with this world, तो something related with spirit and body and spirit या soul। और साइकोलॉजी जो कि आपके मेनली वर्किंग्स ऑफ द माइंड्स, इसके ऊपर जो है साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको सुनेंगे। 3 लेक्चर्स हैं साइको एनालिसिस के ऊपर, आप वो अगर सुन लेंगे तो आपको साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी के साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है उसके बारे में वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो इकट्ठी ओवरऑल एक इमेज बनाएंगी जो कि आपका ओवरऑल नॉलेज होगा। ये एक चीज़ सेपरेट करके आप नहीं पढ़ सकते हैं, ये सारी आपस में मिली हुई हैं। फिर उसमें तकरीबन 8-10 लाइन्स छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन्स छोड़ के आगे देखेंगे। The explanation which Mr. Wordsworth has himself given will be found to differ from mine, chiefly perhaps as our objects are different. वो कहता है वर्ड्सवर्थ ने जो एक्सप्लेनेशन दी है अपने लिरिकल बैलेट्स के प्रोफेस में, वो मेरी एक्सप्लेनेशन से डिफरेंट आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे जो पर्पस था लिखने का ये टास्क वो डिफरेंट था। क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ जगहों पे 1802 डेट आ रही है उसकी, और कुछ जगहों पे 1800 आ रही है। तो 1800 या 1802, तो 1800 अगर हम लगा लेते हैं तो तकरीबन 1817 में कॉलरिज ने जो है वो ये तकरीबन 17 साल बाद कॉलरिज ने बायोग्राफिकल लिटरेरिया लिखा, और वर्ड्सवर्थ जो है इसे बहुत पहले लिख चुका है। तो अब देखेंगे 17 साल बाद जो है ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया है, तो उस वक्त उसने जो है फिर उसको मज़ीद उसके ऊपर सोच के गौर करके लिखा। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएं, कुछ 4-5 लाइन्स छोड़ के आगे देखें। बट इट वॉज मिस्टर वर्ड्सवर्थ्स पर्पस
to consider the influences of fancy and imagination as they are manifested in poetry. वो कहता है वर्ड्सवर्थ का पर्पस क्या था कि इन्फ्लुएंसेस जो है फैंसी और इमेजिनेशन के, उनको किस तरह से वो पोइट्री के अंदर मौजूद हैं उनके बारे में वो यानी कि उनको उसने डिपेक्ट किया है. अब 2-3 लाइन्स छोड़ के आगे देखें. माई फ्रेंड हैज ड्रॉन अ masterly sketch of the branches with their poetic fruitage. वो कहता है कि उसने ब्रांचेस, उसने दरख्त की शाखें जो हैं उनको उसने बहुत खूबसूरत तरीके से डिफाइन कर दिया और उनके फ्रूट को डिफाइन कर दिया. वो कहता है मैंने क्या डिफाइन किया है. आई विश टू ऐड द ट्रंक. तो मेन तना जो है दरख्त का, जो मेन जो उसका ट्रंक है तना वो, एंड इवन द रूट्स, और मैं रूट्स को बयान कर रहा हूँ. उसने शाखें और फल बयान किया, मैं उसका तना दरख्त का और उसकी रूट्स, as far as they lift themselves above ground and are visible to the naked eye of our common consciousness. तो कहता है कि जब तक कि वो ज़मीन से बाहर निकले और हमारी आंख तक नज़र आए, यानी कि हम उसे बगैर कोई माइक्रोस्कोप लगाए या कुछ लगाए हम उसको देख सकें. किसी चीज़ को हम क्लियरली बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी मदद के, दूरबीन के, किसी चीज़ के हम उसको देखने के सलाहियत रखते हों, तो वो कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ कि विजिबल होगा टू द नेकेड आई ऑफ आवर कॉमन कॉन्शियसनेस. तो समथिंग विच इज रिलेटेड विद कॉन्शियसनेस goes under the heading of phenomenology. Phenomenology is a branch of study which basically deals with the consciousness of something, the interpretation or something. जो भी आपका conscious level पे आप चीज़ें करते हैं वो phenomenology में आ जाती हैं. एंड साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कॉन्शियसनेस पे बात नहीं करता है, कॉन्शियसनेस पे भी बात करता है, बट अनकॉन्शियस बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है साइकोएनालिसिस में. कलेक्टिव अनकॉन्शियस की जिस तरह लाकान बात करता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन लाकान भी करते हैं, और एक प्रोनाउंसिएशन जो कि फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है दैट इज लाकॉन, जैक लाकॉन, ये भी प्रोनाउंसिएशन है उसकी. तो आपने दोनों प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रख लिया कि कोई लकान प्रोनाउंस कर रहा है तो आपने ये नहीं कहना कि वो गलत कर रहा है, बिकॉज बोथ प्रोनाउंसिएशंस एग्जिस्ट. क्योंकि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं जो कि वहाँ के नहीं हैं फ्रेंच, तो ज़ाहिर फ्रेंच समझना सीखना, क्योंकि वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो वो उसमें आपको कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती हैं. और कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस तरह साउंड जो है ये फ्रेंच में तो मौजूद है, स्कॉटिश में भी मौजूद है, इंग्लिश में मौजूद नहीं है, वो उसको ख में चेंज कर देते हैं. मसलन उर्दू में, अरबिक में वर्ड मौजूद है, पर्शियन में भी मौजूद है. जैसे मेरा नाम है खुर्रम, ख, ये फ्रेंच प्रोनाउंस कर लेगा, स्कॉटिश बंदा प्रोनाउंस कर लेगा, अरबिक बंदा प्रोनाउंस कर लेगा, पर्शियन बंदा प्रोनाउंस कर लेगा, पाकिस्तानी इंडियन प्रोनाउंस कर लेगा, बट इंग्लिश बंदा क्या कहेगा, खुर्रम, खुर्रम. तो वो ख में चेंज कर देगा, वो ख को नहीं बोल सकता. तो ये थोड़े से जो है वो ड्रॉबैक्स होते हैं. जिस तरह गैन साउंड जो है वो इंग्लिश में नहीं है, ग, तो गज़ल को वो कहेंगे गज़ल, ठीक है. गज़ाला जो है गज़ाल. घाना जगह का नाम है, दे वुड प्रोनाउंस इट एज गाना, गाना. तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है. ये चैप्टर आज तक के लिए आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. और पहले अब मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट बुक से थोड़ा सा उसका जो है वो एक दो किताबों से मैं पहले कुछ चीज़ें जो है या कुछ राइटर्स के मैं कमेंट्स दे दूंगा आपको. उसके बाद जो है फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया का, जिसमें हम फैंसी इमेजिनेशन पे बात करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर्स नहीं तो 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर दूं, वाइंड अप कर दूं, बट इट टेक्स टाइम, यू नो, इट्स नॉट ईजी टू डिस्कस समथिंग अबाउट क्रिटिसिज्म. तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लें. ये लेक्चर जो है बस इसमें थोड़ा सा समझने के ब्रीफ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है कि उसने किस टॉपिक पे बात की हुई है, वर्ड्सवर्थ के बारे में बात की हुई है. अब आप देख लें कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. उसने कुछ चीज़ें कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ तो दिए हैं, मगर अगर आप उन पर गौर करें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो काबिल ज़िक्र बात हो. अपना उसने एक समझ लें कि एक तमहीद बांधी है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और ये चीज़ें हैं. ठीक हो गया. तो इसके साथ ही जो है फिर आप मुझे इजाज़त दीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक्स दे दिया करें, इससे चैनल की रेटिंग बढ़ जाती है. और दूसरा ये कि मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन वगैरह सीखने के लिए आपको वो चैनल बहुत हेल्प करेगा. अगर किसी को लिंक चाहिए हो तो मुझे बता दिया करें, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह.
और हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश के अंदर वो शेयर हुआ हुआ भी है लिंक, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। उसको आधा घंटा आप सुन लिया करें। तरीका ये है कि आप सब टाइटल्स ऑन करके, जब वीडियो प्ले हुई हो सब टाइटल्स ऑन कर लें, उसके बाद इंग्लिश में, और उसको साथ साथ रीड आउट करें जिस तरह मैं रीड आउट कर रहा हूँ, और उसके बाद साथ साथ ऊंची आवाज़ में सेकंड टाइम उसको पढ़ें। तो आपकी इंग्लिश का जो लेवल है बहुत जल्दी, विद इन 2 मंथ्स, हाफ आवर आप डेली दे दें तो आपका इंग्लिश का लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। आफ्टर फ्यू मंथ्स, 1-2 महीने के बाद आप देखेंगे कि आप कितना कुछ सीख चुके हैं। आपके लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, ग्रामर आपकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारे आपको फ़ायदे हो जाएंगे उसके। और ये चैनल मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं तो बता चुका हूँ कि आप आई एम डूइंग इट फॉर द पीपल, पुअर पीपल के फंड रेजिंग के लिए है। तो जो लोग भी इसको शेयर करते हैं अपने दोस्तों में, कजन्स में, जो भी आप शेयर करते हैं, लोगों से सब्सक्राइब करवाते हैं, तो उसका जो बेनिफिट होगा, जो भी फंड्स आएंगे, लोगों का हेल्प होगी, तो सबका जो है वो अल्लाह ताला अजर देने वाला है, आप लोगों को अजर देगा। तो आप लोग इसमें मेरा साथ दीजिए। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंग्लिश आपको लिखनी नहीं आती है, आप उर्दू टाइप में लिख के, आप यानी कि जो है वो इंग्लिश में उसको उर्दू सेंटेंस लिखते हैं, आप उसको जो है मैं पढ़ लूँगा, मैं आपको जो है वो जवाब दे दूँगा उसका। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बट लोग बताते रहते हैं कि इस पर लेक्चर दे दें, उस पर लेक्चर दे दें, बट आई डू नॉट हैव दैट मच टाइम। जितना टाइम होता है उसके हिसाब से, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेक्चर्स नहीं दे सका। बट आई ट्राई टू डू दैट नाउ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।